हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं मिर्ज़ापुर के सीज़न 2 की। अगर आपने अभी तक इसके सीज़न 1 को नहीं वॉच किया है तो प्राइम मेंबरशिप अगर आपकी होगी तो आप इसके सीज़न 1 को कम्प्लीटली वॉच कर सकते हो। और ये सीज़न 2 भी आपको प्राइम में अवेलेबल हो जाएगा, तो फिर यार इसके सीज़न 2 को भी बिल्कुल वॉच करिएगा। देखो यार, ये सीरीज़ एक एक्शन पैक सीरीज़ है और अगर आप एक्शन पैक सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो तो मिर्ज़ापुर ये सीरीज़ आप सभी को एक बार तो भी ज़रूर देखनी चाहिए। और इसकी आगे की कहानी क्या है, इस बात की एक्साइटमेंट आप सभी के दिलों में जरूर होगी। मतलब यार, जब ये सीरीज रिलीज हुई थी तब मेरे भी दिल में यही एक्साइटमेंट थी कि इसके अगले सीजन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। और उसी के साथ ये अगला सीजन जो है ये मेरी उम्मीदों पे काफी ज्यादा खरा उतरा है। तो फिर यार, आज मैं आपको इसके 10 के 10 एपिसोड्स की एक कंप्लीट स्टोरी बताने वाला हूँ और उसी के साथ इसकी एक एंडिंग भी बताऊंगा। तो फिर यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम सीजन 1 के एक 5 मिनट के रिकैप को देखते हैं। अगर आपने सीजन 1 ऑलरेडी देख चुके हो, लेकिन अगर आपको सीजन 1 की कुछ यादों को रिफ्रेश करना है तो इसके सीजन 1 का एक 5 मिनट का रिकैप आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि इसी 5 मिनट के रिकैप में इस पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है। तो फिर यार, इसके 5 मिनट के रिकैप को खत्म होने के बाद एक्चुअल स्टोरी की शुरुआत होती है, जहां पर हम ये देखते हैं कि मुन्ना जो था वो 5 महीने बाद हॉस्पिटल से उठ चुका था, क्योंकि वो इतने 5 महीनों से हॉस्पिटलाइज था। क्योंकि जब उस पार्टी हुई थी जिस पार्टी में उसने बबलू की हत्या करी थी और गुड्डू को मारने वाला था, लेकिन गुड्डू वहां से कैसे तो भी करके बच गया था, तब मुन्ना के अंदर काफी सारे बदले की आग थी और तभी उसके पीठ पर 5 से 5 गोलियां लगी थी, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से हॉस्पिटलाइज हो चुका था। पर उसके सपनों में अभी भी गुड्डू जिंदा था, जहां पर वो गुड्डू को मारने की फिराक में था, पर वो हमेशा गुड्डू से लड़ने में चूक जाता था, जिसकी वजह से वो ये चाहता था कि वो गुड्डू से कैसे तो भी करके बदला ले सके। अब यहाँ पर मुन्ना हॉस्पिटल से उठ चुका था, जहां पर वो पूरी तरीके से फिट एंड फाइन था। और तब मुन्ना के जो फादर थे यानी कालीन भैया, वो ये चाहते थे कि मुन्ना इस कंप्लीट बिजनेस को ज्वाइन करे ताकि आगे चलकर वो इस गद्दी का असली हकदार बने। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मुन्ना जो था वो ठीक होने के बाद पूरी तरीके से गुड्डू से बदला लेना चाहता था, जिसकी वजह से वो अपने फादर से गुड्डू के बारे में पूछता है, जहां पर कालीन ये बताता है कि गुड्डू की एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अब वापस लौट कर तो नहीं आएगा। जिसकी वजह से मुन्ना जो था वो थोड़ा बहुत संतुष्ट हो जाता है, पर फिर भी उसके अंदर वो बदले की आग थी जो उसे जीने नहीं दे रही थी। अब यहाँ पर हम गुड्डू को देखते हैं जो कि उस पार्टी के हादसे के बाद अपने गांव मिर्जापुर को हमेशा के लिए छोड़ बैठा था और एक छोटे से गांव के एक छोटे से घर पर उसने अपना निवास स्थान बना लिया था, जहां पर वो उसी छोटे घर में हमेशा रहा करता था। और तब इसी छोटे घर पर उसका कंप्लीट इलाज चल रहा था, जहां पर उसके इलाज में उसकी मदद उसकी बहन डिम्पी और उसके साथ गोलू ये दोनों कर रहे थे। अब यहाँ पर ड्यूरिंग हिस पूरा इलाज चलते वक्त वो काफी ज्यादा उग्र था, क्योंकि उसे हमेशा मुन्ना से बदला लेना था, पर वो मुन्ना के करीब नहीं था, जिसकी वजह से वो उससे बदला ले ही नहीं पा रहा था। और तब गोलू से ये समझाती है कि जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम वापस मिर्जापुर जाएंगे, जहां पर वापस मिर्जापुर में जाने के बाद हम पूरी तरीके से उस कालीन फैमिली को खत्म कर डालेंगे और मिर्जापुर में अपना राज्य स्थापित करेंगे। अब यहाँ पर हम शरद को देखते हैं, जो कि एक्चुअली रतिशंकर के बेटे थे। रतिशंकर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो सीजन 1 में वो पहले कालीन के राइवलरी थे, लेकिन गुड्डू और उसके साथ बबलू इन दोनों ने जब रतिशंकर की हत्या करी तब उनका जो बेटा था, जो पहले उनके इस काम से नफरत करता था, वो अब इस काम का बाहुबली बन चुका था, जहां पर वो इस कंप्लीट काम को करने लग गया था। और तब उसने जौनपुर में अपना पूरी तरीके से राज्य स्थापित कर दिया था, जिसकी वजह से वो ये चाहता था कि वो मिर्जापुर में कालीन और उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद करके उनका जितना भी राज है वो सब उखाड़ कर मिर्जापुर को अपनी तरफ कर ले। लेकिन वो इस सब में हमेशा हमेशा चूकता था, क्योंकि उसकी प्लानिंग और उसकी टैक्टिक्स इतनी ज्यादा खास नहीं थी, जिसकी वजह से वो ये डिसाइड कर रहा था कि आखिर वो उन लोगों को मारे तो मारे कैसे। और तभी हम ये देखते हैं कि शरद जो था अब ये डिसाइड करता है कि वो पॉलिटिकली इन सभी के ऊपर हमला करेगा, जहां पर वो इन सभी को इन्हीं के खिलाफ खड़ा कर देगा, ताकि इन सभी को इन्हीं के खिलाफ खड़ा करने के बाद वो मिर्जापुर की जितनी भी इनकी फैमिली है, मतलब जो भी कालीन भैया जो अपनी रूलमेंट कर रहे हैं, उस पूरी रूलमेंट को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंके, जिसकी वजह से वो ये सारी ट्राइंग कर रहा था। अब यहाँ पर मिर्जापुर में जौनपुर के बारे में पता चल चुका था, जिसकी वजह से कालीन भैया जो थे वो ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जौनपुर को वो अपनी तरफ कर ले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है और शायद से ये गड़बड़ी आगे चलकर इनके लिए काफी बड़ी मुसीबत भी साबित हो सकती है। जिसकी वजह से
ये सभी लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि आखिर ये सभी जौनपुर को अपनी तरफ कैसे करेंगे, जहां पर मुन्ना ये सुझाव देता है कि हम सभी को जौनपुर के ऊपर हमला कर देना चाहिए, जिसके बाद हम आसानी से उसे अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन कालीन भैया जो थे वो उस शादी के हादसे को बिल्कुल भी नहीं भूले थे, और उस शादी के हादसे के बाद से ही पूरी तरीके से मुसीबत चलना स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि धीरे धीरे अब मुन्ना के ऊपर पुलिस केस वगैरह आना स्टार्ट हो गए थे। और इसी पुलिस केस की वजह से कालीन भैया को उसे बचाते बचाते पसीने छूट गए थे, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी वायलेंस नहीं चाहते थे, और विदाउट एनी वायलेंस के वो इस पूरे काम को करना चाहते थे, जहां पर वो एक अलग तरह की प्लानिंग अपना रहे थे कि अलग तरह से हम जौनपुर को अपनी तरफ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जेपी यादव जो एक्चुअली एक पॉलिटिशियन थे और वो मिस्टर यादव के छोटे भाई थे, जहां पर मिस्टर यादव एक सीएम थे। और तब मिस्टर यादव जेपी से ये कहता है कि वायलेंस कम करने के लिए हमें जल्दी से जल्दी मुन्ना को अरेस्ट करना पड़ेगा, और अगर हमने मुन्ना को अरेस्ट नहीं किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी और हमारी जो पार्टी की इमेज है वो हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें जल्दी से जल्दी मुन्ना को अरेस्ट करना पड़ेगा और मुन्ना को अरेस्ट करने का काम तुम करोगे। जिसके बाद जेपी जो था वो कालीन भैया से मुलाकात करता है, और तब कालीन भैया से वो ये कहता है कि मुन्ना को जल्दी से जल्दी हमारे हवाले कर दो, आपको मैं 24 घंटे का वक्त दे रहा हूँ, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके लिए बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी और हमें मुन्ना को जबरदस्ती यहाँ से उठा के ले जाना पड़ेगा। जिसकी वजह से कालीन भैया जो थे वो किसी और ही ख्याल में थे, और तब वो एक और विचार कर रहे थे ताकि इस और विचार से वो पूरी तरीके से मुन्ना को बचा सके। अब यहाँ पर एक दिन डिम्पी और उसके साथ गोलू ये दोनों रेगुलरली चोरी वगैरह कर रहे थे खाने पीने की, जहां पर अचानक से एक दिन एक शख्स उन्हें इसी चोरी करते हुए देख लेता है, और तब वो पुलिस ऑफिसर्स को बुलाता है, जहां पर एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर उनके घर के अंदर घुसता है, और तब वो गुड्डू को देखता है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि अगर गुड्डू को उन्होंने कालीन भैया तक सौंप दिया तो काफी ज्यादा अच्छा होगा, और अगर कालीन भैया तक वो पहुंच गया तो उसको काफी सारी तारीफें मिलेगी। जिसकी वजह से वो गुड्डू को ले जाने की फिराक में था, लेकिन तब तक गोलू और डिम्पी ये दोनों उस पुलिस ऑफिसर और उस आदमी के ऊपर हमला करते हैं, जहां पर वो पुलिस ऑफिसर इन दोनों के ऊपर हमला करता है, और तब गुड्डू जो था वो उठता है और अपनी गन पकड़कर उस शख्स के ऊपर हमला कर देता है, मतलब उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद ये सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये सभी लोग अभी मिर्जापुर की तरफ जाएंगे, जहां पर ये सभी लोग छुपते छुपाते मिर्जापुर में जाने के बाद ये वहां पर अपनी फैमिली से मिलेंगे, जिसकी वजह से ये सभी लोग उस घर को छोड़कर मिर्जापुर के लिए रवाना हो चुके थे। लेकिन मिर्जापुर में जाने से पहले मुन्ना जो था, मतलब गुड्डू जो था, वो अपने एक साथी यानी बाबर को कॉल लगाता है, जो एक्चुअली उसका एक साथी था, और तब उसे कॉल लगाकर वो सारी आपबीती उसे बताता है। जिसके बाद सबसे पहले तो 2 दिन वो बाबर के घर पे रुकते हैं, जहां पर बाबर उनके लिए पूरी तरीके से बंदूक और एम्यूनेशन पूरी तरीके से क्रिएट करके देता है, और तब कहता है कि आपकी जो भी जरूरत होगी वो मैं उसे पूरा जरूर करके रहूंगा। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि गुड्डू और उसके जो साथी थे ये सभी लोग, गुड्डू और उसकी जो बहन डिम्पी, ये सभी लोग मिर्जापुर की तरफ निकल जाते हैं, जहां पर डिम्पी अपने मॉम डैड से मिलती है और गोलू भी अपने फादर से मिलती है। जहां पर गुड्डू जो था वो अपने मॉम डैड से ये कहता है कि मैं डिम्पी को लखनऊ के कॉलेज में भर्ती करवा रहा हूँ, और इसी कॉलेज में भर्ती करवाने के बाद मैं अपना काम मिर्जापुर में शुरू करूंगा, जहां पर वो मिर्जापुर की जितने भी कालीन भैया के राज थे उन सभी को उखाड़ के फेंकेगा, और उन सभी को उखाड़ के फेंकने के बाद ही वो पूरी तरीके से शांत बैठेगा। जिसकी वजह से वो सबसे पहले तो अपनी बहन डिम्पी को कॉलेज में रवाना करता है, और जब वो कॉलेज में उसे रवाना करने जाता है तब वहां पर उसकी मुलाकात रॉबिन नाम के एक शख्स से होती है, जो एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट वगैरह के काम करता था, और तब वो गुड्डू को ये बिजनेस समझाता है कि मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब तुम अगर चाहो तो मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट में तुम्हें काफी सारा रिटर्न्स मिलेगा। जिसकी वजह से गुड्डू को एक आइडिया आता है कि वो आखिर उनकी नींव को कैसे तोड़े, मतलब कालीन भैया का जो धंधा था उस पूरे धंधे की नींव को वो कैसे तोड़े, उसका आइडिया अब धीरे धीरे गुड्डू को आने लगा था। जिसकी वजह से वो अपने साथ लाला नाम के एक शख्स को शामिल करता है, जो पहले गुड्डू का ही साथी था, लेकिन बाद में चलकर जब लाला की बेटी की शादी में जब मुन्ना ने वो कांड किया था, जिसके बाद लाला का जो बेटी का जो पति था उसकी मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से लाला को मुन्ना और कालीन से बदला लेना था, पर उसके रिवाज में उसे बदला लेना बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। जिसकी वजह से गुड्डू उसे ये समझाता है कि अगर हम सभी लोग एक दूसरे के साथ बिजनेस कर ले तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। जिसकी वजह से
वो और लाला ये दोनों एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं, जहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ बिजनेस करने के लिए कालीन के कुछ लोगों को बुलाया जाता है, और तब कालीन के कुछ लोगों को ये सभी लोग हाशीश वगैरह देते हैं, जहां पर इसी हाशीश में यानी ओपियम में वो लोग ये कहते हैं कि ये ओपियम काफी ज्यादा फ्रेश है और इस ओपियम को अगर तुम बेचना चाहो तो बेच सकते हो, क्योंकि ये ओपियम तुम्हें काफी सारा रिटर्न देगा। पर वो पहले से ही कालीन भैया के लिए काम कर रहे थे, जिसकी वजह से सबसे पहले तो ये सभी लोग इस ऑफर को नाकारते हैं, पर बाद में चलकर ये सभी लोग इस ऑफर को स्वीकारते हैं। जहां पर जब इन लोगों की बिजनेस मीटिंग चल रही थी, तब मुन्ना जो था मतलब कालीन भैया जो थे, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो लाला के ऊपर नजर रखेगा, क्योंकि लाला कभी भी हमला कर सकता है, जिसकी वजह से वो लाला के ऊपर नजर रखने के लिए अपने कुछ आदमियों को भेजता है। जहां पर हम ये देखते हैं कि लाला के ऊपर नजर रखने के लिए जब जब कालीन के आदमी वहां पे पहुंचते हैं, तब गुड्डू वहां पे आ जाता है और लाला की पूरी तरीके से जान बचाता है। जहां पर वो कालीन के एक शख्स की हत्या कर देता है और उसकी हत्या करने के बाद उसके दांतों को वो कालीन की ओर पार्सल कर देता है, जहां पर वो अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखता है और कहता है कि मैं आप सभी को जरूर खत्म करके रहूंगा। जहां पर मुन्ना जब ये लेटर पढ़ता है, तब वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और कैसे तो भी कर वो गुड्डू को मारना चाहता था, बट कालीन उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। जिसकी वजह से मुन्ना जो था अब जौनपुर की तरफ निकल जाता है, जहां पर जौनपुर की तरफ जाते वक्त मुन्ना जो था वो जौनपुर की तरफ जाता है, जहां पर वो शरद को मना लेता है और शरद को मनाने के बाद वो कैसे तो भी कर शरद को अपना साथी बना लेता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि कालीन, मुन्ना और उसी असद, उसकी जो पूरा कालीन और मुन्ना और उसी असद मकसूद, ये उसका जो खास आदमी था, ये तीनों लोग लखनऊ की तरफ जाते हैं, जहां पर ये सीएम यादव से मिलते हैं और तब ये मुन्ना का केस मुन्ना के ही एक दोस्त के सर पर डाल देते हैं, जहां पर मकसूद उसके दोस्त की हत्या कर देता है और तब सीएम साहब भी उसकी बात को मान लेते हैं। जहां पर कालीन उससे ये कहता है कि मैं तुम्हारी पार्टी को जीताऊंगा, जिसके लिए मैं तुम्हारी जितनी भी पीआर है यानी जितनी भी तुम्हारी इमेज खराब हुई है, उस पूरी इमेज को मैं सुधार दूंगा, जिसकी वजह से तुम हमेशा हमेशा के लिए जीत जाओगे। जहां पर वो पार्टी का जो सीएम था वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और तब मुन्ना जो था वो सीएम की बेटी के साथ प्रचार करना स्टार्ट करता है, जहां पर मुन्ना सीएम की बेटी के साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट करता है और तब हम ये देखते हैं कि मुन्ना और उसे ऐसा सीएम की बेटी, इन दोनों के बीच में काफी अच्छे संबंध बन रहे थे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि गुड्डू जो था उसने ये डिसाइड किया था कि वो कालीन के पूरे धंधे को मिटा देगा, जिसकी वजह से वो कालीन के एक वेयर हाउस में जाता है, जहां पर वो वहां के वेयर हाउस के मालिक को, जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर था, उसे खत्म कर देता है और उसे खत्म करने के बाद उस पूरी जगह को वो अपना बना लेता है, जिसकी वजह से वो जो पूरा धंधा था, जिस धंधे में वो घुस रहा था, वो पूरा धंधा गुड्डू का हो चुका था, जिसकी वजह से कालीन और भी ज्यादा परेशान हो चुका था और तब वो अपने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और शरद, इन सभी को एक मीटिंग के लिए बुलाता है, जहां पर इस मीटिंग में मुन्ना वगैरह भी शामिल थे और तब कालीन उन सभी से ये कहता है कि आप सभी ने गुड्डू से माल लिया है, ये बात मुझे पूरी तरीके से पता है, पर गुड्डू का धंधा अलग है और मेरा धंधा अलग है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तभी अचानक से मुन्ना जो था वो वहां के एक डिस्ट्रीब्यूटर को शूट करता है और कहता है कि आज के बाद अगर किसी ने भी गुड्डू के साथ कोई भी डीलिंग की तो वो गद्दी के साथ वफादारी नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उसे मौत की ही सजा मिलेगी। जिसके बाद ये सभी लोग डर जाते हैं और तब शरद जो था वो मुन्ना को इन्फ्लुएंस करने के लिए उसके ही फादर के खिलाफ वो उसे भड़काता है, जहां पर वो उसे भड़काते वक्त ये कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपने फादर की बात नहीं मान सकते और तब हम दोनों मिलकर गुड्डू को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेंगे, क्योंकि गुड्डू ने ही तुम्हारे भी प्यार को मारा है और उसे असल मेरे भी पापा को मारा है, जिसकी वजह से मैं भी गुड्डू से बदला लेना चाहता हूँ। जिसकी वजह से शरद जो था वो गुड्डू से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है और तब वो एक बिजनेसमैन बनकर गुड्डू से मिलता है, जहां पर गुड्डू जो था वो पहले ही मुलाकात में शरद को पहचान लेता है और तब वो शरद को ये धमकी देता है कि जैसे मैंने तुम्हारे पापा को मारा था वैसे ही मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, जिसकी वजह से तुम थोड़ा होशियार रहो। जहां पर शरद जो था वो गुड्डू के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और तब वहां पर मुन्ना भी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से मुन्ना और उसी असद, इन सब के बीच में काफी अच्छी झड़प होती है और इसी झड़प के बीच में मुन्ना और ऐसा शरद, ये दोनों गुड्डू को मारने के लिए आए थे और तभी गुड्डू ही इनके ऊपर भारी पड़ जाता है, जहां पर वो इन दोनों को मारने की फिराक में था, लेकिन तभी अचानक से शरद जो था वो उसके ऊपर एक
गिरा देता है, जिसकी वजह से गुड्डू बेहोश हो जाता है और ये दोनों वहां से भाग निकलते हैं। अब यहाँ पर गुड्डू को जब होश आता है तब गोलू उससे ये पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जहाँ पर मुन्ना गुड्डू का ये कहना था कि उसे काफी ज्यादा खुशी और उसे खुद के ऊपर काफी ज्यादा गर्व हुआ, क्योंकि उसने पहली बार अपने दुश्मन का गला दबाया था, जो शायद से उसके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था। और तब हम मुन्ना और उसे ऐसा शरद को भी देखते हैं, जहां पर कालीन भैया उन्हें नसीहत देते हैं कि अगली बार से ऐसी हरकत बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी और उसके साथ साथ जिस इमेज को हम बचाना चाहते हैं उस इमेज की हमेशा हमेशा के लिए वाट लग जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हें कैसे कुछ ना कुछ कर कर कैसे तो भी करके अपने स्वभाव पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि गुड्डू जो था वो कालीन भैया के सबसे मेन वाले वेयर हाउस के ऊपर हमला करने की फिराक में था, जहाँ पर वो कालीन भैया के सबसे मेन वाले वेयर हाउस के ऊपर आग लगा देता है और इस आग को लगाने के बाद वो इस पूरे वेयर हाउस को जला देता है। और इस पूरे वेयर हाउस को जलाने के बाद कालीन भैया को जब ये न्यूज पता चलती है तब वो काफी ज्यादा नाराज थे, पर फिर भी इलेक्शंस थे जिसकी वजह से वो अपनी पूरी तरीके से कंट्रोल में थे और तब वो अपनी कंट्रोल वगैरह का यूज करके इस पूरे इलेक्शन में जीतना चाहते थे, जहां पर वो सीएम से बात कर कर सीएम की बेटी और उसी के साथ साथ मुन्ना इन दोनों की शादी का प्रस्ताव रखते हैं, जहां पर सीएम को भी एक काफी अच्छा मौका मिला था अपनी पीआर को सुधारने के लिए और तब वो अपनी बेटी की सहमति लेकर उन दोनों की शादी करवा देते हैं, जिसकी वजह से सीएम की जो इमेज थी वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है और उसकी इमेज और भी ज्यादा क्लियर होने की वजह से वो आने वाले इलेक्शन के ऊपर भारी बहुमतों से जीतता है, जहां पर भारी बहुमतों से जीतने के बाद वो एक सीएम बन चुका था और तब वो सीएम बनने के बाद कालीन को भी एक मिनिस्ट्री सौंप देता है, जिसकी वजह से कालीन को जब ये मिनिस्ट्री मिलती है तब वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स का नशा करने लगता है, मतलब धीरे धीरे उसके अंदर अब पावर और उसके साथ पॉलिटिक्स इन सभी की बातें आना स्टार्ट हो जाती है और तब वो अपनी पोजीशन बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सीएम जो थे वो इस शपथ ग्रहण उत्सव के पहले यानी शपथ ग्रहण प्रोग्राम से पहले जब अपने किसी काम के स्वरूप में जा रहे थे तभी अचानक से एक ट्रक आकर उनकी पूरी गाड़ी को तोड़ मरोड़ के रख देती है और तब इसी एक्सीडेंट में सीएम साहब की भी डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से सीएम साहब जो थे वो पूरी तरीके से मर चुके थे और तब सीएम का जो अगला पद था वो उसके भाई जेपी को सौंप दिया गया था, जहां पर जेपी जो था वो पूरी तरीके से काफी ज्यादा बुरा किस्म का शख्स था और वो हमेशा अपने भाई से जला करता था, जहां पर वो हमेशा अपनी भाई की पोजीशन चाहता था, जिसकी वजह से वो हमेशा ये चाहता था कि वो कैसे न कैसे कर कर अपनी भाई की पोजीशन हथिया ले और तब वो उसे मौका चल के आया था, जिसकी वजह से वो उस मौके को हमेशा के लिए यूज करना चाहता था। अब यहाँ पर पुलिस जो थी वो सीएम की मौत के पीछे का राज जान रही थी, जहां पर उन्होंने एक बंदे को पकड़ा था और तब वो जो बंदा था वो एक्चुअली शरद का एक राइट हैंड था और तब वो उसे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, जहां पर वो बंदा उसे कुछ भी नहीं पता था, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर मौर्य जो थे वो उसे और भी ज्यादा पीटना स्टार्ट करते हैं, जहां पर वो उसे पीटते पीटते ये पूछते हैं कि आखिर तुम किसके लिए काम करते हो, पर वो अपना मुंह नहीं खोलता, जिसकी वजह से पुलिस इंस्पेक्टर मौर्य जो थे वो शरद के पास जाते हैं, जहां पर शरद उस आदमी की पूरी तरीके से आइडेंटिटी डिक्लाइन कर देता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जेपी जो था वो कालीन भैया को अपना राज देने के लिए रेडी था और मिनिस्ट्री देने के लिए तैयार था, पर वो कालीन भैया से और भी ज्यादा पैसे मांग रहा था, जिसकी वजह से कालीन भैया जो थे वो काफी ज्यादा नाराज हो चुके थे। और तभी हम सभी लोग ये देखते हैं कि जेपी जब एक दिन अपनी एक सभा कर रहा था तभी इसी सभा में एक लड़की वहां पे आती है जो उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाती है और इस आरोप के लगाने के बाद उनकी जो सेक्रेटरी थी वो भी इस आरोप में उनकी एक्सेप्टेंस दे देती है, जिसकी वजह से जेपी को जेल हो जाती है। और जब जेपी जेल में चला जाता है तब इस सीएम पद की शुरुआत यानी जो सीएम पद था वो खाली था और तब कालीन को ऐसा लग रहा था कि अगर उनकी बेटी मेरी बहू है तो शायद से मैं ही अगला सीएम बनूंगा, जिसकी वजह से वो अगला सीएम बनने के लिए तैयार था। पर यहाँ पर सीएम की जो बेटी थी उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी और ये घोषणा ऐसी थी कि वो अगली सीएम बनेगी, जहां पर कालीन भैया और भी ज्यादा नाराज हो चुके थे। अब यहाँ पर गुड्डू जो थे वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दादा त्यागी नाम के एक शख्स को अपना साथी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दादा त्यागी जो था वो इस शर्त में बिल्कुल भी इनकार कर देता है और शायद से उसे इस शर्त में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, जिसकी वजह से वो इस बिजनेस को डिक्लाइन कर देता है। और इस बिजनेस को डिक्लाइन करने के बाद गोलू जो थी वो उनके छोटे बेटे को यानी दादा त्यागी के जो छोटे बेटे थे उनको अपने
प्यार में पागल करती है, जिसकी वजह से वो उनके थ्रू पूरी तरीके से आशीष फैलाना स्टार्ट कर देती है। और तभी हम ये देखते हैं कि मुन्ना जो था वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा था, जहाँ पर उसने कुछ आदमियों को भी हायर कर लिया था ताकि वो उन आदमियों का यूज़ करके पूरी तरीके से अपने धंधे को फैला सके और कालीन भैया और मुन्ना इन दोनों को पूरी तरीके से मिटा सके। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि मुन्ना को ये बात पता चल गई थी कि मकसूद का जो ममेरा भाई है, यानी उसका जो भांजा है, वो एक्चुअली गुड्डू के लिए काम करता है, जिसकी वजह से एक दिन जब बाबर अपनी नमाज वगैरह पढ़ रहा था, तभी वहां पर मुन्ना आ जाता है जो उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि तब तक वहां पर बाबर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से गलती से मुन्ना जो था वो मकसूद की माँ के ऊपर गोली चला देता है और बाबर को भी खत्म कर देता है, जिसकी वजह से मकसूद के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भर चुका था। और इसी गुस्से के भरने की वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो पूरे खानदान को मिटा देगा, जिसकी वजह से वो सबसे पहले तो उनके फादर यानी जो कालीन भैया के फादर थे उन्हें मारने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उन्हें मारने के लिए सबसे पहले उनके घर पे जाता है। और तभी अचानक से हम ये देखते हैं कि उनकी जो बहू थी यानी बीना, वही उनके फादर के ऊपर हमला कर देती है। मतलब मकसूद को वो ये बोलती है कि मैं इन्हें मारूंगी क्योंकि काफी टाइम से इन्होंने मेरे ऊपर अत्याचार कर रखे हैं, जिसकी वजह से मुझे ही इन्हें मारना पड़ेगा। जहाँ पर वो कालीन भैया के फादर को मार डालते हैं और कालीन भैया के फादर की मौत के बाद मकसूद जो था वो वहां से भाग निकलता है, जिसकी वजह से कालीन भैया और मुन्ना ये दोनों उनका फ्यूनरल करते हैं। और इसी फ्यूनरल के बीच में कालीन भैया और मुन्ना इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत अनबन होती है, जहां पर इसी अनबन में मुन्ना जो था वो ये कहता है कि मुझे गद्दी चाहिए और अगर मुझे ये नहीं मिली तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा और उसे असर मैं आपके खिलाफ भी जाने को तैयार हूँ, क्योंकि अभी मैं वो नहीं रहा जो मैं बचपन में था। मतलब आपके हर एक आदेश को पालने वाला नहीं रहा, बल्कि मैं अब अपनी मन की राजनीति खेलूंगा। जहां पर वो अपनी वाइफ के साथ चले जाता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि दादा त्यागी को भी ये बात पता चल गई थी कि आशीष का जो धंधा है वो एक्चुअली उनके छोटे बेटे के थ्रू आगे बढ़ा है, जिसकी वजह से वो अपने छोटे बेटे की हत्या करने के लिए अपने बड़े बेटे से कहते हैं, जहां पर वो अपने छोटे बेटे को ये ऑफर देते हैं कि सबसे पहले तुम अपने मामा को मार डालो और मामा की तुमने अगर मामा को मार डाला तो हम तुम्हें बख्श देंगे और सिर्फ तुम्हारी पूरी जान को बख्श देंगे, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर हम तुम्हें मार डालेंगे। जिसकी वजह से उनका जो छोटा बेटा था वो अपने मामा की हत्या करने जा रहा था, जहां पर उनका बड़ा बेटा ये कहता है कि उनकी हत्या के बाद गोलू की भी हत्या करी जाएगी। जिसके बाद वो जो उनका छोटा बेटा था वो अपने बड़े भाई के ऊपर बंदूक तानता है और यहाँ पर उनका जो बड़ा भाई था वो अपने छोटे भाई के ऊपर बंदूक तान कर उसे मार डालता है। जिसके बाद दादा और उसी के साथ उनका जो बड़ा बेटा था ये दोनों मिलकर उनके मामा की हत्या कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मुन्ना जब अपने घर की तरफ जाता है तब उसके घर के अंदर जाते ही उसके ऊपर एक नौकर हमला कर देता है, जो एक्चुअली बीना के कहने पर ये सारी हरकतें कर रहा था। और तभी वो मुन्ना से ये कहता है कि एक्चुअली कालीन भैया ने उसे यहाँ पर भेजा है उसकी हत्या करने के लिए। और उसके साथ उसके एक दोस्त कंपाउंडर, अगर आप सभी को कंपाउंडर के बारे में नहीं पता तो सीजन 1 देख लीजिएगा, तो उनके दोस्त कंपाउंडर की भी हत्या करने के पीछे कालीन भैया का ही हाथ था। जिसकी वजह से मुन्ना काफी ज्यादा नाराज हो चुका था और तब वो कालीन भैया को मारने के लिए निकला था। जहां पर वो कालीन भैया को मारने के लिए निकलते वक्त वो शरद को कॉल करता है और तब वो शरद से ये कहता है कि मैं अपने पापा को मारने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से तुम अगर चाहो